अनुच्छेद 123 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सभी परीक्षाओं के माध्यम से ये अनुच्छेद ये प्रोविज़न करता है कि कब कार्यपालिका के द्वारा विधायिका की शक्तियों का अपहरण किया जाता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कार्यपालिका विधायिका का अपहरण कर लेती है? जी बिल्कुल। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है और विधायिका विधि बनाने का एक संस्था है जिसमें केंद्र के अंतर्गत संसद होती है जो विधि बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य के अंदर विधानमंडल होती है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती है जब कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा विधायिका की शक्तियों का अपहरण करके और विधि बनाई जाती है। आज उसी के बारे में डिटेल्स से हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अध्यादेश, इसका इंग्लिश टर्म्स होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 123 अध्यादेश से संबंधित है। संसद के विश्रांति काल में, संसद जब शांत हो, संसद में कोई कार्यवाही नहीं हो रही हो, उस काल में अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है। प्रख्यापित करना मतलब अध्यादेश निकाला जाना। ठीक है। कब लाया जाता है अध्यादेश? कि जब संसद विश्रांति काल में हो। विश्रांति काल का मतलब है कि जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हो, संसद कार्य नहीं कर रही हो। मैंने आपको बताया था संसद के 3 सत्र होते हैं। एक मानसून सत्र होता है जो सितंबर अगस्त में आता है, एक दिसंबर में आता है वो शीतकालीन सत्र होता है, एक फरवरी मार्च के अंदर आता है जो बजट सत्र होता है। तो जब तीनों ही सत्र ना हो, इन सत्रों में सरकार अधिकतम कार्यवाहियाँ करती है क्योंकि सत्र के दौरान सभी सदस्य उपस्थित होते हैं और उनकी उपस्थिति में सारे बिल वगैरह पास करवाए जाते हैं। सभी प्रकार के बिल या संसद की महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ इन्हीं सत्रों में की जाती है। तो जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हो, उस अवस्था को संसद का विश्रांति काल कहा जाता है। तो जब संसद में विश्रांति काल चल रहा हो तब अध्यादेश प्रख्यापित करने की, अध्यादेश निकालने की राष्ट्रपति की शक्ति। किसके पास है शक्ति? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि ये चीज़ किसकी बात कर रहा है। ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है विश्रांति काल की। सब आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों ही सत्र में नहीं हो, दोनों में किसी प्रकार का, तीनों सत्रों में से कोई सा भी सत्र नहीं चल रहा, उस समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। कोई देश में ऐसी परिस्थिति है कि उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियों का अगर राष्ट्रपति को आभास हो जाता है, समाधान हो जाता है कि मुझे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है, तो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। कहीं ऐसी परिस्थिति होती है जब इमरजेंसी में किसी प्रकार का बिल लाना होता है, किसी प्रकार का अध्यादेश किसी प्रकार का अधिनियम पास करवाना होता है, या कोई भी ऐसी विधि बनानी होती है जो त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक है। देश में एक समय आया था जब ये केस बहुत बढ़ गए थे, ट्रिपल तलाक वाला जो कहते हैं, तलाक 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 कह के तलाक दिए जाते थे और बहुत महिलाएं इससे लगातार प्रताड़ित हो रही थी। किसी को फ़ोन पे तलाक तलाक कह के छोड़ दिया जाता था। उस दौरान देश में ऐसा माहौल हो गया था। उस माहौल से सुरक्षित करने के लिए ट्रिपल तलाक का एक अध्यादेश लेके आई सरकार और ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। बैन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विधि में के हस्तक्षेप के आधार पे कि भाई इनको तलाक देकर और 3-4 शादी करने के राइट्स होते हैं, तलाक के लिए 3 बार तलाक कहना पर्याप्त है, इस इशू को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस चीज़ को, ट्रिपल तलाक को वैलिड ठहराया। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वापस डिसेबल करने के लिए या उसको अप्रभावी करने के लिए दोबारा इसी मामले पे एक और अध्यादेश जारी किया गया। ट्रिपल तलाक पर 2 बार राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किए। फिर दूसरा अध्यादेश का एक टाइम पीरियड होते हैं, हम आगे चल के इसमें पढ़ेंगे कि जैसे 6 सप्ताह के लिए वो जब संसद सत्र में आ जाए, मतलब जैसे कोई सेशन शुरू होता है तो सेशन शुरू होने के बाद तीनों सत्रों में से कोई सा भी सत्र चला उसमें मैक्सिमम 6 सप्ताह तक रह सकता है। जैसे सत्र 30 दिन का है तो वो 4 सप्ताह हो गए और अगला सत्र चलेगा तो
उस दौरान 2 सप्ताह, तो मतलब 42 दिन का टाइम, 6 सप्ताह का टाइम मैक्सिमम है किसी को। अगर 6 सप्ताह में आप जो आपने अध्यादेश निकाला था उसको संसद द्वारा अनुमोदन नहीं कराते हैं तो वो खारिज हो जाता है। तो उस दौरान जैसे ही वो सत्र सदन में आया, इन्होंने अध्यादेश को बिल बना के, विधेयक बना के पारित करा के राष्ट्रपति के साइन करा के अधिनियम बना दिया। और जो ट्रिपल तलाक का जो प्रोविजन था मुस्लिम विधि में, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया ताकि किसी प्रकार को चैलेंज नहीं किया जा सके इसको संसद में। तो क्या परिस्थितियां विद्यमान थी कि देश में माहौल थी कि नहीं था, बार बार तलाक तलाक कह के मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा था कि पति अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ रहा था। उस कंडीशंस के लिए ट्रिपल तलाक के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश निकाला, और 2 बार अध्यादेश निकाल के उस कंटिन्यू उसको जब तक वो संसद से पास नहीं हो गया उसको अधिनियम के रूप में परिवर्तित कराते रहे। तो क्या प्रभाव होता है अध्यादेश का? अध्यादेश सेम जैसे अधिनियम होता है, संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, उसके पश्चात राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जो अधिनियम बनता है वैसा ही प्रभाव उस अध्यादेश का होता है जो बिना संसद के सत्र के पारित किया जाता है। पर वो प्रभाव एक लिमिट पीरियड के लिए, सिर्फ और सिर्फ जब तक कि संसद के दोनों सत्रों में के द्वारा उसको पारित नहीं कर दिया जाता, या संसद के दोनों सत्र ऑन हो गए तो 42 दिन तक, 6 सप्ताह तक मैक्सिमम वो प्रवर्तित रहेगा। ठीक है, तो अध्यादेश इक्वल टू अधिनियम, एक्ट के बराबर अध्यादेश होता है। सब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का, इस अनुच्छेद में जो अध्यादेश बताया उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी अधिनियम का होता है। अगर संसद में कोई अधिनियम पारित होता तो उसका जो प्रभाव होता वो जैसे लागू होता है, जैसे आईपीसी लागू हो रही है, जैसे और सारे जितने भी अधिनियम आप देखते हो, सीआरपीसी सीपीसी, ये जैसे लागू हो रहे हैं वैसे के वैसे ही लागू होता। कोरोना काल में भी विश्रांति काल में अध्यादेश जारी किया गया था। कोरोना से संबंधित जो चीज़ें थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे फाइन वगैरह बढ़ाए गए थे, ये सब अध्यादेश के थ्रू लाए गए थे, क्योंकि उस समय संसद लग नहीं सकती थी, लोकसभा नहीं लग सकता था, राज्य विधानसभा नहीं लग सकती थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम था। तो राज्यपाल ने उस समय अध्यादेश के द्वारा उन चीज़ों को कानून बना के कि फाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पे 1000 किया जाता है, ऐसी चीज़ें लाई। तो ये कानून को लाया जाता है बिना विधायिका के, डायरेक्ट राष्ट्रपति ला देता है। इसीलिए कहा जाता है कि विधायिका की शक्ति का अपहरण राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसलिए कार्यपालिका कह देते हैं। परंतु ऐसा अध्यादेश कितने दिन तक, अध्यादेश का प्रभाव बता दिया अधिनियम के जैसा होगा, कितने दिन तक एक्टिव रहेगा कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ओके ठीक है, दोनों सदनों के समक्ष रख दिया। संसद के पुनः संवेद होने पे, जैसे ही संसद का सत्र लगता है 6 सप्ताह की समाप्ति पे, पहला सत्र लगा वो मान लो कि 2 महीने चलना था, तो उसमें जैसे ही 6 सप्ताह कंप्लीट होंगे, 6 सप्ताह की समाप्ति पे अगर वो आपने पारित नहीं किया वो अधिनियम, जो अध्यादेश आया था उसको अधिनियम के रूप में संसद ने के दोनों सदनों ने पारित नहीं किया तो वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर पारित होना चाहिए, वैलिडिटी 6 सप्ताह की है। या फिर 6 सप्ताह से पहले ही संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन, मतलब अनुमोदन का मतलब होता है डिनाई करना, मना कर दिया कि हम इसको पारित नहीं करेंगे, दोनों सदनों ने कह दिया कि इसको हम खारिज करते हैं, तो ये अनुमोदन कर दिया अगर 6 सप्ताह से पहले, तो जैसे ही दूसरा सदन संकल्प पारित करता है तो वो प्रवर्तन में नहीं रहता। तो या तो 6 सप्ताह संसद के सत्र में आने के पहले, अगर संसद सत्र में नहीं आई तो उतने 2 महीने 3 महीने 4 महीने चलता रहता है। पर जैसे ही संसद का सत्र आया, जैसे मैंने आपको बताया फरवरी में बजट सत्र आता है, मार्च में एक अध्यादेश लाया जाता है, जैसे बजट सत्र समाप्त होता है उसके बाद कि भाई ऐसे ऐसे नियम बन गए हैं और इनको आपको पालन करना पड़ेगा। तो वो जब तक मानसून सत्र नहीं आएगा जब तक तो कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे 4-5 महीने जितने भी टाइम लगे। मानसून सत्र आया सितंबर में, तो सितंबर में मानसून सत्र शुरू होने से 42 दिन के अंदर उसका अनुपालन करवाना। अगर मानसून सत्र 1 महीने चल के रह गए तो अगले सत्र में 10-12 दिन जो बचेंगे, 2 सप्ताह बचेंगे, उसको वहाँ मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के या तो 6 सप्ताह का पीरियड आपसे पूछा जाएगा, या आपको कंडीशन दे के पूछा जाएगा कि
कब प्रवर्तित नहीं रहता, तो या तो 6 सप्ताह गुजर गए हैं और उन्होंने सदन ने पास नहीं किया है, या संसद ने 6 सप्ताह से पूर्व ही दोनों सदनों ने उसको अनुमोदन कर दिया है, मतलब मना कर दिया अनुमोदन करने से, इसको डिनाई करना कह सकते हो। ठीक है, तो प्रवर्तन में नहीं रहता है, ये कंडीशन बता रखी है प्रवर्तन में नहीं रहने की। राष्ट्रपति किसी समय से अध्यादेश को वापस ले लेगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाना चाहिए, तो वह किसी भी समय ऐसे अध्यादेश को वापस ले सकेगा। अदर चीज क्या है, यह एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि जैसे आप 6 सप्ताह की गणना करते हो, तो आप अगर ये देखते हो कि दोनों सदन कब कब बुलाए गए थे, दोनों सदन को सत्र कब से शुरू हुए थे, हालांकि दोनों सदनों में एक ही दिन से होता है, पर अलग अलग दिन भी शुरू होता है, तो पश्चातवर्ती सदन का जब सत्र बुलाया गया था उस दिन से गणना करनी है। कोई काम का नोटिस ये स्पष्टीकरण नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, याद करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। अब चीज पढ़ते हैं कि इसका सब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी भी अध्यादेश, ऐसे किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता जिस पर संसद को विधि निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं है। संसद के पास कुछ ही विषय होते हैं जिन पर अपना विधि निर्माण करने की पावर होती है। वो विषय 7वीं अनुसूची में बता रखे हैं कि संघ किन विषयों पर अपना विधि निर्माण करेगा, विधायी कानून बना सकेगा, राज्य किस विषय पर कानून बनाएगा, और दोनों किस विषय पर मिलकर कानून बना सकते हैं। ऐसी 3 सूचियां 7 जो अनुसूची 7 है उसमें बता रखी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संसद को सिर्फ और सिर्फ संघ सूची के विषय पे और समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाने की क्षमता प्राप्त है। अब अगर ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कोई विधि है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है, विषय की बात कर रहा है, देखो यहाँ ऐसी कोई विषय है जिस पर संसद कानून नहीं बना सकता। जैसे पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होता है, पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, तो पुलिस पर कानून केंद्र नहीं बना सकता। तो अगर संसद उस पर कानून नहीं बना सकती तो उस विषय के संदर्भ में अध्यादेश भी जारी नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुलिस का विषय है या कृषि पे है, कृषि पे राज्य का विषय होता है कृषि, तो राज्य पे कृषि के ऊपर राज्य ही कानून बनाएगा। केंद्र अगर कानून बनाता है कृषि पे तो वो इनवैलिड होता है, न तो उस पर कानून बना सकता है, और जिस पे केंद्र कानून नहीं बना सकता उसके संदर्भ में अध्यादेश भी नहीं ला सकता। अब आप कहोगे कृषि कानून बनाए तो थे केंद्र ने, वो कृषि कानून नहीं थे, वो कृषि के विपणन से संबंधित कानून थे। कृषि फसलों की उपज, मंडियां, उनको बेचना, उससे संबंधित कानून थे। कृषि विपणन समवर्ती सूची का विषय है, उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी। पर कृषि करना, कृषि कैसे करनी है, कृषि से संबंधित सब्जेक्ट राज्य का विषय। कृषि विपणन, विपणन को बोलेंगे आप बेचना, कॉमर्शियल एक्टिविटी, मंडी वगैरह में होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, विपणन का इंग्लिश टर्म्स देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ सब आर्टिकल 4 था जो 44 संविधान संशोधन से हटा दिया, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आरपीएससी एग्जाम कराता है उनकी दृष्टि से, आरपीएससी जेएलओ और एपीओ का एग्जाम कराता है, तो आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक अध्यादेश कब जारी किए गए, किसके कार्यकाल में। तो अगर प्रधानमंत्री पूछे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे, 123 की शक्तियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी तानाशाह थी, और वो कानून, कई प्रकार के ऐसे कानून होते थे जिनको संसद पास नहीं करती थी, अगर उन पर कंसेंट नहीं देती थी तो इंदिरा गांधी उनको इनडायरेक्ट तरीके से अध्यादेश के द्वारा प्रभावी कर देती थी। तो पूछा जाए सर्वाधिक अध्यादेश किसके काल में, इंदिरा गांधी के काल में हुए। पर अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछे सर्वाधिक अध्यादेश किस राष्ट्रपति ने जारी किए, तो फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए। फखरुद्दीन अली अहमद कब थे, 1974 से 1977 के दौरान, और इसी दौरान देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर। तो उस आपातकाल के दौरान तरह तरह के नए नए कानून के रूप में अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने लगे। सर्वाधिक
अध्यादेश 29 अध्यादेश जारी किए थे फखरुद्दीन अली अहमद ने 1974 से 77। ये था आपातकाल का टाइम, जब 2 साल देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के रखा था। प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति पूछे तो फखरुद्दीन अली अहमद ने 29 अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट पर चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण जजमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला जजमेंट टी वेंकट रेड्डी वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य का। इसमें क्या कहा गया था कि न्यायालय अध्यादेश जारी करने के कारणों की जांच नहीं कर सकता। कोर्ट अध्यादेश जो जारी करता है क्यों जारी किया गया, ऐसे किसी कारण की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, फिर बाद में दूसरा जजमेंट आया ए के राव वर्सेज भारत संघ का। इस ए के राव में ये ऊपर वाले जजमेंट को पलट दिया गया। 1982 में ए के राव का जजमेंट था। इसमें कहा गया कि अस्पष्टता, कोई अगर उसमें अस्पष्टता है, अध्यादेश में कोई ऐसी बात है जो स्पष्ट नहीं है, जिसके 4 अर्थ निकल रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। दूसरा अयुक्तियुक्तता, रीजनेबल नहीं है, कोई बात ऐसी है जो रीजनेबल नहीं है, उसमें कुछ ऐसी बात लिख दी है, तो उसको भी अयुक्तियुक्तता के आधार पर या निरंकुशता के आधार पर। निरंकुशता होती है कि किसी चीज़ को जब आप डायरेक्ट लागू नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट उनको लागू करने का प्रयास करते हो, तो इस प्रकार से आप निरंकुश होके निरंकुशता से कोई भी अध्यादेश निकाले जा रहे हो। एक बार निकाल लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को कहा कि भाई ये अध्यादेश उचित नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जिससे उस अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो गया, बाद में आपने फिर उस विषय पर अध्यादेश ला दिया, फिर तीसरी बार ला दिया, तो ये निरंकुशता प्रदर्शित करती है। अस्पष्टता के आधार पर, अयुक्तियुक्तता के आधार पर कोई अध्यादेश रीजनेबल नहीं था या निरंकुश था, या लोकहित के आधारों पर अध्यादेश की जांच की जा सकती है। यहाँ कुछ आधार बता दिए कि हम इन आधारों पर किसी भी अध्यादेश की जांच कर सकते हैं। तो ये जजमेंट हमारे लिए अब प्रभाव नहीं रखता टी वेंकट रेड्डी का, क्योंकि इस जजमेंट में ऊपर वाले जजमेंट को पलट दिया गया था। मैं इसलिए लाया हूँ कि ये मेंस का क्वेश्चन होता है, आरजेएस मेंस में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। और जब 3-4 नंबर का आता है तो आप ऊपर की डायरेक्ट की लैंग्वेज लिख के और एक आध केस रेफर कर सकते हो, पर जब 6 नंबर का आ जाता है तो आपको बहुत मटेरियल लिखना होता है, इसलिए मैं सारे केस साथ में लाया हूँ। ए के राव ने कह दिया कि न्यायालय अध्यादेश की जांच कर सकता है, ग्राउंड बता दिया कि क्लियर ना हो, अस्पष्टता पे, अयुक्तियुक्तता पे, निरंकुशता पे या लोकहित के आधारों पर अध्यादेश की जांच की जा सकती है। फिर नेक्स्ट जजमेंट आता है के नागराज का। के नागराज का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। के नागराज का जजमेंट कहता है कि किसी कार्यपालिका के कृत्य को मस्तिष्क के अप्रयोग और दुर्भावना के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है। कि कोई कार्यपालिका ने कोई ऐसा कृत्य, उसने ऐसा कोई कार्य किया था जिसमें उसने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया था, या कोई दुर्भावना के आधार पर कोई चीज़ निकाली थी, तो उसको तो कोर्ट शून्य कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कार्यपालिका कृत्य को शून्य किया जा सकता है, परंतु कोई अध्यादेश या अधिनियम में उसको शून्य घोषित नहीं कर सकता। अध्यादेश को या अधिनियम को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों ये बात कही गई के नागराज के केस में? जैसे कई बार क्या होता है कि कार्यपालिका कोई आदेश निकालता है, जैसे आपको घर को तोड़ने का आदेश निकाल दिया, वो नियमों के अधीन नहीं था, तो कार्यपालिका के ऐसे आदेश को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज करोगे, शून्य घोषित कर देगा। पर अध्यादेश को शून्य घोषित नहीं कर सकता। अधिनियम की वैधता को न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर अधिनियम में जो चीज़ संविधान के असंगत है उसको शून्य कर सकता, पूरे अधिनियम को शून्य नहीं करता घोषित। तो ये यहाँ यही कहना चाह रहा है कि कार्यपालिका का कोई कृत्य। एक और उदाहरण बताता हूँ कि एक बार कार्यपालिका ने क्या किया कि मेरे भाई के एक ही दिन में 2 ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए। पहले एक जगह पर ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया, फिर दूसरी जगह पर ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया। एक ही दिन के अंदर 2 आदेश कर दिए। हाई कोर्ट में चैलेंज किया उसको। हाई कोर्ट ने कह दिया कि कार्यपालिका ने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, एक ही दिन में 2 ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं, तो ये निश्चित रूप से दोनों ही शून्य किए जाने के योग्य है, इनको मूल स्थान पर रखा जाए। तो ये था कि जब कार्यपालिका दिमाग का उपयोग, एक दिन में 2 ट्रांसफर किसी के नहीं हो सकते,
एक दिन आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अगर आपको ठीक नहीं लगता, एक दो दिन बाद, दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन नई सूची ला के ट्रांसफ़र कर दो। पर आप एक ही दिन में एक आदमी के दो दो जगह ट्रांसफ़र आदेश निकाल देते हो, तो ये भ्रम पैदा करते हैं कि अगला आदमी किस जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हाई कोर्ट क्या करता है, उनको शून्य घोषित कर देता है। कार्यपालिका क्या करते हैं, शून्य घोषित किया जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर अध्यादेश को कभी भी शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कि अध्यादेश में कोई ऐसा जजमेंट आए अध्यादेश के बाद जो कुछ परिवर्तन कर दे, जिसके कारण अध्यादेश अप्रभावी हो जाए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी अध्यादेश में यह कहा कि 15 साल तक की लड़की को विवाह के राइट्स दिए जाते हैं, अपनी मर्जी से विवाह कर सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आ गया उस अध्यादेश के 2-3 महीने बाद ही कि किसी भी मामले में उसने गुण अवगुण के आधार पर सुनकर ये कह दिया कि 18 साल से कम उम्र की महिला, कम उम्र की लड़की अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती, नाबालिग होती है, कुछ भी ऐसा आधार लाके, तो वो अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है। तो शून्य घोषित नहीं कर सकते आप, कार्यपालिका के कृत्य को कर सकते हो, पर अधिनियम को भी नहीं कर सकते और अध्यादेश को भी नहीं कर सकते। के नागराज की चीज याद रखना, कार्यपालिका के कृत्य को शून्य किया जा सकता है, पर अध्यादेश को नहीं किया जा सकता। अधिनियम के कुछ पार्ट को कर सकते हो न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर, ठीक है, वो आपका राइट्स बनता है। डीसी वार्डा वर्सेज बिहार राज्य का केस है। इसमें क्या था कि अध्यादेश विधायिका, और इसमें ही ये बात कही गई थी कि अध्यादेश विधायिका कह दो या राज्य में विधानमंडल होता है, तो उसकी शक्ति का कार्यपालिका द्वारा अपहरण है। कितनी बढ़िया बात कही गई है कि कार्यपालिका जो का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति, उसके द्वारा विधायिका की शक्ति क्या है, कानून बनाने की, उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो अध्यादेश क्या होता है कि विधायिका की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा अपहरण करना होता है। अतः इसने परिस्थिति बताई है कि अतः अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग, जो राष्ट्रपति को शक्ति दी है अध्यादेश जारी करने की, उसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब आपको लगता है कि कानून आना ही चाहिए, नहीं तो इस मामले में लोक हानि हो सकती है। कोरोना के समय था, इमरजेंसी में कोई कानून पारित करना था ताकि कोरोना से सुरक्षा हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, दुकानें नहीं खोलने को लेके जो भी प्रोविजन थे, उनके लिए कानून लाए गए जगह जगह पे। तो वो कानूनों को की वाकई में आवश्यकता थी, असाधारण परिस्थितियां थी। पूरा देश एक साल लॉकडाउन से गुजरा है, हमें पता है कि उन परिस्थितियों में ऐसे कानून की आवश्यकता थी। तो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों के लिए करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वोट के लिए कर रहे हो, जैसे कहीं उस समय मामला उठा था कि मुस्लिमों की विधि में ट्रिपल तलाक मुस्लिम विधि है, इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं वोटों के लिए, मुस्लिम पुरुषों के अधिकार छीन रहे हैं। हालांकि वो वुमन वेलफेयर था, तो उसकी रीजनेबल ग्राउंड था। लोग तो बात करते ही हैं, देखो आप अच्छा काम करो बुरा काम करो, बात करते ही हैं। अच्छा अधिनियम था, महिलाओं के राइट्स की सुरक्षा कर रहा था। ये सारे जजमेंट हो चुके हैं, हमने ये सारे जजमेंट देख लिए। अब एक लास्ट जजमेंट और है, उसको भी साथ में ही देख लेते हैं, ठीक है। आर के गर्ग वर्सेज भारत संघ का मामला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बियरर बॉन्ड के नाम से पूछा जाता है। स्पेशल बियरर बॉन्ड केस किसको कहते हैं? इसमें एक स्पेशल बियरर बॉन्ड अधिनियम आया था, उसको चैलेंज किया गया था, इसलिए इसको स्पेशल बियरर बॉन्ड का मामला कहते हैं। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे मंडल आयोग का केस किसको कहते हैं, अयोध्या का केस किसको कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्पेशल बियरर बॉन्ड का मामला, आर के गर्ग वर्सेज भारत संघ का। इसमें क्या कहा गया था कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसमें भी यही चीज कहा कि 123 में आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति, न कि इसलिए कि संसद ने कोई अधिनियम पास नहीं किया तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से आप अध्यादेश के थ्रू कानून बनाकर लोगों के बीच में पेश कर दो। ये सिर्फ इमरजेंसी पावर्स हैं, जब आपको लगता है कि हमें, राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, कार्रवाई करनी चाहिए, तभी वो अध्यादेश जारी करे, ना कि इसलिए कि आपके पास बहुमत नहीं है किसी विषय को पास करवाने को, उसको आप अध्यादेश के थ्रू इनडायरेक्टली करते हैं।
ये छद्म विधायन का सिद्धांत पढ़ोगे आप, कामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य का, उसमें भी ऐसी चीज कहा गया है कि जब आप किसी चीज को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक यहाँ पर भी वही लागू होती है कि अगर आपको संसद में आप किसी चीज को पारित कराने में असमर्थ हो तो उसके संबंध में आपको अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिए। चारों पांचों केस हैं, इम्पोर्टेंट है, सारे केस देख लेना। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। हमने 123 पढ़ा, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। कब जारी किया जाता है? जब संसद सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को आभास हो चुका हो, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि कार्रवाई करनी चाहिए, तो अध्यादेश जारी कर देगा। अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। फिर कब तक वैलिड रहेगा कि अध्यादेश संसद के सत्र में आने से 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा, या फिर पारित दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया फिर भी वैलिड रहेगा। पर अगर 6 सप्ताह बीत जाते हैं और उसका अनुमोदन नहीं होता है तो भी खारिज हो जाएगा, या 6 सप्ताह से पहले ही दोनों सदन अनुमोदन या डिनाई कर देते हैं तो भी वो खारिज हो जाता है, और किसी समय राष्ट्रपति द्वारा उसको वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये स्पष्टीकरण मत पढ़ना। तीसरा है कि अध्यादेश ऐसे विषय पर जारी नहीं किया जा सकता जिस पर संसद कोई कानून नहीं बना सकता। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के काल में हुए, और राष्ट्रपति देखो तो फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में हुए। महत्वपूर्ण निर्णय आप इनमें से के नागराजवाला, DC वाडवा और R गेगर, तीनों को याद रखना। और अगर A के राव भी याद कर लेना, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि क्या अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में प्रसंगत किया जा सकता है, तो ये ग्राउंड है कि अस्पष्टता, युक्तियुक्तता, निरंकुशता, लोक हित के आधार पर उसको चैलेंज किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, 2 क्लासों में बहुत ही शानदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।